और आज मैं आपके सामने दो केस लॉ प्रेजेंट करूंगा जिनका रिजल्ट रिसेंटली आया है। 28 जुलाई और 29 जुलाई को दोनों केस जो हैं वो निपट गए हैं। और क्योंकि ये रिसेंट केस लॉ हैं तो एग्ज़ाम में आने के भी बहुत चांसेस हैं। हम दोनों केस लॉ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले जो केस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। क्या होता है कि दोनों दोस्त होते हैं, भगवत प्रसाद और देवेंद्र कुमार। एक बार देवेंद्र कुमार को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने दोस्त भगवत प्रसाद के पास चला जाता है। वो उससे पैसों की डिमांड करता है कि भाई मेरे को 6.5 लाख रुपए चाहिए किसी काम के लिए। भगवत प्रसाद कहता है कि ठीक है भाई, अब मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं तेरे को दे देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिक्योरिटी चाहिए। देवेंद्र कुमार कहता है कि मेरे पास यार सिक्योरिटी में तो कुछ नहीं है, मैं तुझे एक ब्लैंक चेक जरूर दे सकता हूँ। तो भगवत प्रसाद जी तैयार हो जाते हैं और वो ब्लैंक चेक लेके उसको 6.5 लाख का कैश में लोन दे देते हैं। अब जो भी उनका टाइम फिक्स होता है, उस टाइम जब वो पूरा हो जाता है तो देवेंद्र कुमार उनको पैसे रिटर्न नहीं करता। तो भगवत प्रसाद जी क्या करते हैं, उस चेक को जाके बैंक में क्लियरिंग में लगवा देते हैं। लेकिन वो बैंक से चेक रिटर्न आ जाता है और लिखा आता है कि योर चेक इज़ नॉट क्लियर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। तो भगवत प्रसाद जी जो है वो उनको पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर सेक्शन 138 में अपने फ्रेंड देवेंद्र कुमार पे केस कर देते हैं। जब सब जाते हैं कोर्ट और उनकी मीटिंग होती है तो देवेंद्र कुमार जी अपने लिए क्या कहते हैं कि मैंने सर जज साहब, मैंने ये चेक को साइन तो किया था लेकिन ये चेक मुझसे गुम हो गया था, तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में भी लिखवाई हुई है और बैंक में भी लिखवाई है। तो इसके रिस्पॉन्स में भगवत प्रसाद जी क्या कहते हैं कि सर अगर इन्होंने बैंक में लिखवाया होता कि इनका ये चेक जो है वो खो गया है तो बैंक वाले मुझे रीज़न देते कि चेक हैज़ बीन स्टॉप्ड, लेकिन बैंक वालों ने मुझे रीज़न दिया कि इनसफिशिएंट फंड्स। तो उसके बाद देवेंद्र कुमार जी उसके रिप्लाई में क्या कहते हैं कि सर आप चेक को ध्यान से देखेंगे तो उसमें साइन तो मैंने किए हैं लेकिन उसमें बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने नहीं भरी। तो जैसे ही देवेंद्र कुमार जी ये कहते हैं तो जज साहब उसके रिप्लाई में कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 20 और सेक्शन 118 को जब साथ में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को साइन करके दे देता है तो उसका मतलब है कि वो फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन को ऑथराइज कर रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी पेंडिंग रह गया है या वो पूरा ब्लैंक भी है तो सेकंड पर्सन उसको पूरा अपने आप फिल कर सकता है और जो फर्स्ट पर्सन है वो फुल्ली लायबल माना जाएगा। ये सुनने के बाद देवेंद्र कुमार जी अपनी तीसरी स्टेटमेंट फाइल करते हैं कि सर अंडर सेक्शन 269 SS ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को 20,000 से ज़्यादा कैश में लोन नहीं दे सकता। दैट प्रूव्स कि भगवत प्रसाद ने मुझे कोई लोन नहीं दिया है। तो जज साहब कहते हैं कि वो इनकम टैक्स में ये नहीं कहा कि नहीं दे सकता, उसमें कहा गया है कि अगर देता है तो पेनल्टी लगेगी। देना ना देना एक्ट से परे है और इसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एंड में जज साहब ने क्या कहा कि देवेंद्र कुमार जी केस के शुरू से ही ये आपके ऊपर था, आपके ऊपर फोकस था कि आप प्रूफ करते कि आपने भगवत प्रसाद जी से लोन नहीं लिया है। लेकिन हमने आपकी भी सारी बातें सुनी और भगवत प्रसाद जी की भी सारी बातें सुनी, जिसमें आप कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि आपने उनसे कैश में लोन नहीं लिया है। इसलिए जो ये अदालत है वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आपको गिल्टी मानता है। तो गाइज होप आपको ये समझ आया होगा पूरा केस लो। इसमें जो मेन फोकस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 20 और सेक्शन 118 पे फोकस डालता है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके देता है तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को फुल्ली ऑथराइज कर रहा है कि अगर कोई भी डिटेल रह गई है तो सेकंड पर्सन उसको अपनी मर्जी से भर सकता है और फर्स्ट पर्सन उस सारी चीज़ों के लिए फुल्ली लायबल माना जाएगा। तो गाइज ये था हमारा पहला केस लो, बहुत इंपॉर्टेंट। गाइज तो हमारा जो सेकंड केस लो है वो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ट्रक ओनर्स या लॉरी ओनर्स से उनके ट्रक हायर कर लेते हैं, तो क्या उनको उन पे TDS काटना है। प्लस इसमें एक सेक्शन की और भी बात कही गई है, सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A3 क्या कहता है कि आप सिंगल डे में एक पर्सन को 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। एक्चुअल में ये लिमिट आज के टाइम पे 10,000 है, लेकिन ये केस पुराना है। डिसीजन उसका 29 जुलाई 2020 को आया है, लेकिन जिस साल का केस है उस साल में 20,000 की लिमिट थी। और जो दूसरा सेक्शन है जिस पे फोकस है वो सेक्शन 40AIA, जो कि कहता है कि अगर आपने TDS नहीं काटा है
तो वो जो भी खर्चा है वो सारा डिसअलाउ हो जाएगा। तो हम अपने केस की तरफ चलते हैं। केस का नाम है श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ITO इन सिविल अपील नंबर 7865 ऑफ 2009। ये केस का नाम सुन के क्या लग रहा है कि ये जो है पहले किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ केस हुआ, लेकिन जो असेसी है उसको वो ठीक नहीं लगा डिसीजन और वो हायर अपील में गया। तो ये केस क्या था? एक कंपनी थी ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो क्या थी? एक सीमेंट की कंपनी थी। तो उसने एक पर्सन को सीमेंट के ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जब भी ग्रेसिम जो लिमिटेड कंपनी है उसने अपेलेंट को पेमेंट करी तो उसने TDS तो काट लिया। ये तो हो गई एक बात। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर था श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसने क्या किया था, बहुत सारे ट्रक ओनर से, लॉरी ओनर से उनके ट्रक और लॉरी को हायर कर रखा था और उनको वो पेमेंट करता था कैश में। लेकिन उसने क्या किया, उनका TDS नहीं काटा। तो वो क्या कहता है हायर कोर्ट में, वो जाके कहता है कि जो लिमिट है TDS काटने की उससे कम उसने पेमेंट की है। एक्चुअल में उस साल में TDS काटने की लिमिट थी 20,000 रुपये। तो उसने क्या कर रखा था अपनी बुक्स में, फॉर एग्जांपल उसने एक दिन में किसी ट्रांसपोर्टर को 20,000 या 30,000 की पेमेंट करी, तो उसने उसको स्प्लिट करके 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की एंट्री 2-2 दिन में बाइफरकेट कर रखी थी। तो उसने क्या कहा कि जज साहब, TDS तो मैं जब काटता ना, अगर वो 20,000 को क्रॉस करता, लेकिन मैंने तो 15,000 की पेमेंट करी है एक दिन में, जबकि कॉरस्पॉन्डिंगली जो बिल्टी थी उसमें सिंगल डे में 20,000 से ज़्यादा पेमेंट शो कर रहा था। और जब लोअर अथॉरिटी पे केस चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने पूरे 57,11,625 रुपये डिसअलाउ कर दिए थे। जब ये सारी बातें हो रही थी तो कोर्ट ने नोट किया कि ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद ट्रक ओनर्स जो हैं वो 2 हिस्सों में पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करेंगे। और ये भी बात समझनी बहुत मुश्किल है कि वो पेमेंट को टुकड़ों में लेने के लिए बार बार ट्रांसपोर्टर के ऑफिस किस लिए जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कहानी है पेमेंट को 2 हिस्सों में करने की, ये सिर्फ एक स्टोरी है जो कि ना कि किसी फैक्ट्स के बेस पे हम प्रूफ कर सकते हैं और ना ही ये प्रैक्टिकल है। इसके अलावा अपेलेंट ने एक पॉइंट और कहा था कि आपको सिर्फ वही खर्चा डिसअलाउ करना चाहिए जो कि एट द ईयर एंड पेबल शो हो रहा है, वो वाला खर्चा डिसअलाउ नहीं करना चाहिए जिसकी पेमेंट हो चुकी है। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज IA में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऑलरेडी पेड खर्चे को ही हम डिसअलाउ नहीं करेंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उसने कहा है कि जिस भी खर्चे पे आपने TDS नहीं काटा वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। और कोर्ट ने एट द एंड असेसिंग ऑफिसर की एडिशन को मंजूरी दे दी। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए कि उन्हें TDS काटना ज़रूरी है। इस जो ये केस लॉ था इसमें एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आया 40A3, उसको भी समझना बहुत इजी है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कैश पेमेंट को बाइफरकेट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि कोर्ट इस बात को समझता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि एक पार्टी आपसे डेली 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लेने जा रही है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद। तो ये था हमारा सेकंड केस लॉ। रिमेंबर द 2 सेक्शंस 40A और 40A3 जिन पे मेन एम्फेसिस रहा है इस केस लॉ में। तो ये थे हमारे आज के 2 केस लॉ। ये रिसेंट इनको फाइनलाइज हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारी मेल ID से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।